ओके, तो मैं बात कर रहा था स्किनर थ्योरी की। इसको आरएस थ्योरी बोला जाता है। क्या हो रहा है इसमें? मैं कैमरा को स्टॉप कर देता हूँ ताकि जो है ठीक रहेगा। फाइन। ओके, तो आपको पढ़ना है पावलोव की थ्योरी, पावलोव की लर्निंग थ्योरी, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है। और आपकी स्किनर की थ्योरी, इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं या फिर आरएस कंडीशनिंग बोलते हैं। आरएस कंडीशनिंग मतलब होता है कि इसमें पहले जो है रिस्पॉन्स देखा जाता है, फिर जो है स्टिमुलस दिया जाता है। जैसे कि इसके पहले जो वाली जो थ्योरी है पावलोव की थ्योरी, उसमें क्या होता है, इसमें पहले स्टिमुलस होता है, उसके आधार पर उसके रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया था डॉग का, कि किस प्रकार से उसकी लर्निंग कराते हैं वो डॉग को, एक कंडीशनिंग कर करके। ओके, फूड ले जाते हैं साथ में, एक बेल घंटी बजाते हैं साथ में, उसकी कंडीशनिंग करते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें पहले रिस्पॉन्स देखा जाता है और रिस्पॉन्स के आधार पर देखा जाता है क्या ये रिस्पॉन्स सही है, क्या ये बिहेवियर पैटर्न जो है सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसके अनुसार स्टिमुलस दिया जाएगा ताकि उसके बिहेवियर पैटर्न में बदलाव आ सके। ओके, इसी प्रकार से एल्बर्ट बंडरा की थ्योरी है जो कि लर्निंग बेस्ड थ्योरी है, कि थ्रू द ऑब्जर्वेशन थ्रू इमिटेशन वी कैन लर्न, वी कैन मोल्ड द बिहेवियर। फोर्थ थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यू गाइज, वन सेकेंड, रीएनफोर्समेंट, बिल्कुल, एंड पनिशमेंट के माध्यम से हम बदलाव करते हैं। और उसके बाद आपका ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जो कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था, और साथ ही साथ किसके द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा। जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी थी उसी को इन्होंने यूज किया, कार्ल रोजर्स ने, और उसमें साथ साथ में उन्होंने एनवायरनमेंट को जोड़ दिया। ओके, और उन्होंने बताया किस प्रकार से पर्सन अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप, तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद और भी थ्योरी है, जैसे एरर करेक्शन की थ्योरी है, कौन सी है, साइको सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट थ्योरी, हाँ। जी जी, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए जिनको पता है। ये एरर करेक्शन के द्वारा दी गई थी। इसके अलावा इसको मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। एंड सिगमंड फ्राइड के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ओके, साइकोनेटिकल थ्योरी सिगमंड फ्राइड के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। इद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया था क्या होता है। और 5 जो स्टेज दी गई थी सिगमंड फ्राइड के द्वारा साइकोसेक्सुअल थ्योरी में, ओरल, एनाल, पैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। तो इनको आपको पढ़ लेना है। देखिए ये जो स्टेज है ना, ओरल, एनाल, पैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लेते हैं कि सही सीक्वेंस क्या है। तो यू शुड नो कि जो एज रेंज होती है जन्म से लेके 1 साल तक, 2 साल से 3 साल, 3 साल से 6 साल, 6 साल से 10 साल, 10 साल से प्यूबर्टी से आगे, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, और जो एरे करेक्शन की जो 8 स्टेज थी ऑफ डेवलपमेंट, उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यूनिट सेकंड, ये जितने भी मैंने थ्योरी बताए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और जो पहले टॉपिक बताए थे, जैसे कि ये है सोशल चेंज क्या है, सोशल सिस्टम, सब सिस्टम कितने होते हैं, साइक्लिकल थ्योरी कौन कौन सी है, एवोल्यूशनरी थ्योरी कौन कौन सी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग थ्योरी क्या होता है। ओके, सोशल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, फैमिली क्या है, रिलीजन क्या है, ये जो सब सिस्टम होते हैं उनके बारे में आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना बोलिए। यस। ओके, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए यूनिट थर्ड आपका सोशल केस वर्क के बारे में है। ओके, सोशल केस वर्क क्या है, एक मेथड होता है सोशल वर्क प्रोसेस जो प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं सोशल वर्क, सोशल केस वर्क? विथ इंडिविजुअल्स। हाँ जी, विद द इंडिविजुअल्स। इफ यू वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, किसी इंडिविजुअल पर्सन को काउंसलिंग चाहिए तो उसको काउंसलिंग दी जाती है। या इंडिविजुअल्स की जो प्रॉब्लम हो सकती है किसी प्रकार की, सोशल, साइकोलॉजिकल, मेंटल,
हेल्थ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट विल कंसल्टेड विद द सोशल वर्कर। वहाँ पर सोशल केस वर्क मेथड हम यूज़ करते हैं। ओके, तो जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस को आपको पढ़ना है इसका, प्रोसेस ऑफ सोशल केस वर्क। जैसे क्या-क्या होता है, इनटेक, ओके, ये आपको पता होगा इनटेक है, स्टडी, डायग्नोसिस, प्लानिंग करना, ट्रीटमेंट करना और इवोल्यूशन टर्मिनेशन, दीज़ आर द स्टेप्स। इनको 6 स्टेप जो है जो यूज़ किए जाते हैं कि किसी क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए। इन ऑर्डर यू शुड नो। इनटेक का मतलब होता है शुरुआत, जो एडमिशन होता है, जैसे एक डॉक्टर है पेशेंट से उसका पर्चा बनाता है, राइट? और उसको लिखता है तो वो इनटेक कहलाता है, शुरुआती स्टेज, जहाँ पर रैपॉर्ट बिल्डिंग की जाती है सोशल वर्क क्लाइंट के साथ। ओके, और कौन-कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं सोशल केस वर्क इंटरवेंशन में? ओके, केस वर्क रिकॉर्डिंग क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, उनको आपको पढ़ लेना। क्या होता है समरी, वर्बेटिम रिकॉर्डिंग क्या होता है, नॉन वर्बेटिम रिकॉर्डिंग क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस यूनिट में, वो है आपका कंपोनेंट, वो या एलिमेंट बोलते हैं उसको, एलिमेंट ऑफ सोशल केस वर्क, जो सोशल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं हम। सोशल प्रैक्टिस में किसके द्वारा दिए गए थे? पर्लमैन के द्वारा। Permission. हाँ, कौन-कौन से हैं? 4 पी दिए गए थे इनके द्वारा, है ना? पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम एंड प्रोसेस। इनको आपको सही सीक्वेंस में करके याद कर लेना है। एक और होता है प्रोफेशनल सोशल वर्कर, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस का मतलब होता है एजेंसी जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, चाहे वो सोशल वेलफेयर एजेंसी हो सकती है, सर्विस एजेंसी हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। प्रोसेस का मतलब होता है कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, जैसे स्टडी, असेसमेंट, ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन, टर्म, ये सभी के सभी जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ओके, और कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं सोशल केस वर्क के, वो आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल केस वर्क। और एक और इसमें टॉपिक है, वो है आपका अप्रोचेस, कि सोशल केस वर्कर के द्वारा कौन-कौन सी अप्रोचेस यूज़ की जाती है सोशल वर्क प्रैक्टिस में। जैसे डायग्नोसिस अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, टास्क सेंटर्ड अप्रोच, रेडिकल अप्रोच है, लिख देते हैं अगर आप। रेडिकल अप्रोच, ओके, टास्क सेंटर्ड अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच, ओके, डायग्नोस्टिक अप्रोच। दीज़ आर द अप्रोचेस व्हिच वी यूज़ इन सोशल केस वर्क। देखिए यहाँ लिखा है सोशल केस वर्क में यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पर यूज़ कर सकते हैं, आप उसको किसी प्रकार के मेथड में यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल अप्रोचेस, मल्टीपल थ्योरी, थेरेपी हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट जनरली हम इसको यहाँ केस वर्क में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं। जैसे टास्क सेंटर्ड अप्रोच है, वहाँ पर एक पर्सन को फोकस करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, तो आप पर्सन की जो प्रॉब्लम है, उसको उसको कैसे एंगेज करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसलिए हम उसको केस वर्क में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ये तो आपका पहला पार्ट हो गया इसका, यूनिट 3 का। दूसरा होता है सोशल ग्रुप वर्क, बी। सोशल ग्रुप वर्क में जो प्रिंसिपल हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ओके? और इसमें कुछ टर्म हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके क्वेश्चन बन जाते हैं कि ग्रुप रूल क्या होता है, ओके? टास्क रूल क्या है, ओके? नॉर्म्स क्या होती है, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, ओके? स्टेटस क्या होता है, सोशल लूपिंग क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और कोहॉर्ट का मतलब क्या होता है, ग्रुप डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी टर्म जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैंने उसको लिस्ट बना लिया था, ताकि जो है आप उनको पढ़ लेना, एग्जाम में अगर आ जाए तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ओके, सोशल, और एक चीज, एक टर्म और होता है ग्रुप डायनेमिक्स, ये भी आता है एग्जाम में कभी कभी। इसके बारे में कर्तुल्यन के द्वारा बताया गया, तो पढ़ लेना उसको एक बार, ओके।
नेक्स्ट है ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन सी होती है? स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, बताइए कौन कौन सी स्टेज होती है? टुकमैन के द्वारा दी गई थी। हाँ, आप कमेंट। Storming, जी जी जी। adjourning, Sir, forming, norming, हाँ, storming, adjourning, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, performing, फॉर्मिंग, पहला फॉर्मिंग और दूसरा कौन सा है? norming, then storming, then हाँ, performing, and last one is adjourning. बिल्कुल ठीक है। ये आपकी पांचों स्टेज, आपको पांचों स्टेज अच्छे पढ़ के जाना है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग, जो मैंने बताया था कि सोशल ग्रुप वर्क में और सोशल केस वर्क दोनों में, ग्रुप वर्क में जो रिकॉर्डिंग्स है, रिकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग्स होते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब यहाँ पर है कि जो प्रोसेस है सोशल वर्क, सोशल ग्रुप वर्क का है, सोशल केस वर्क जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से मल्टीपल स्टेप्स हम यूज करते हैं, कैसे पूरे के पूरे जो केस है उसको हम स्टडी करते हैं, क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करते हैं, किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं उसके जो जो भी असेसमेंट कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना होता है। ओके, किसी प्रकार से जो भी इंटरवेंशन कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ये सभी जो फैक्चुअल डेटा है उसको हर एक इंडिविजुअल्स का उसको एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, ताकि हम फ्यूचर में यूज कर पाएँ। ये सभी चीज़ें रिकॉर्डिंग्स में आती हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब यहाँ पर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग टाइप का नहीं होता है। ओके, जैसे प्रोसेस रिकॉर्डिंग है, समरी रिकॉर्डिंग, नैरेटिव रिकॉर्डिंग, वर्बेटिम रिकॉर्डिंग, तो इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यूनिट 3 में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। सोशल केस वर्क में आपका ये थे प्रोसेस, प्रिंसिपल, अप्रोचेस, कंपोनेंट, और ये जो कुछ अप्रोचेस यहाँ पर ये मैंने बता दी है यहाँ पर। ओके, सोशल प्रैक्टिस जो 4P दी गई थी ये आपका केस वर्क में हो जाएगा, और ग्रुप वर्क में आपका प्रिंसिपल, स्टेजेस और रिकॉर्डिंग्स। एटलीस्ट ये टॉपिक आपके मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। और जो टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पर बताई, जैसे ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, कोहोर्ट क्या होता है, ग्रुप, ओके, लूफिंग क्या है, सोशल लूफिंग क्या होता है, ये सभी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? ओके फाइन, इसको क्लीन कर लेते हैं। यूनिट 4, यूनिट 4 में हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, सोशल एक्शन के बारे में। ओके, तो यहाँ पर जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, 8 प्रिंसिपल दिए गए थे ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा दिए गए थे? सिद्दीकी के द्वारा। तो उनको आप, HYC. हाँ हाँ, एच बाई सिद्दीकी के Siddiqui and द्वारा। Ross. हाँ, तो ये जो प्रिंसिपल है उनको आपको आठों प्रिंसिपल को पढ़ लेना है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, स्पाइडर कॉप। एस का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पी का मतलब होता है प्लानिंग, आई का मतलब होता है इंटर ग्रुप अप्रोच, डी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, ई का मतलब क्या होगा? डी ई साथ में है। ओके, और आर का मतलब क्या होगा? इंडिजिनियस रिसोर्सेज, कि जो भी कम्युनिटी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे यूटिलाइजेशन करना होता है। सी का मतलब होता है आपका कल्चरल ओरिएंटेशन, कि ये भी देखना होता है कि उस कम्युनिटी, उस समाज का कल्चर किस प्रकार का है। ओके, नेक्स्ट आपका है इसमें पी, पी का मतलब होता है पीपल पार्टिसिपेशन। इसमें सी ओ साथ में है और डी ई साथ में है, ये आपको ध्यान देना है। स्पाइडर कॉप। ओके, तो इसको देख लेना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपके मॉडल्स हैं, मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन से मॉडल है? एक लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल एंड सोशल एक्शन मॉडल, ये 3 मॉडल। ओके, ये तो आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल हो गए। और जो मॉडल हम लोग पढ़ते हैं सोशल एक्शन के, देखो साथ में लिख लिया करो ताकि कंफ्यूजन नहीं होता है एग्जाम में। जिसको, ये किसके द्वारा दिए गए थे? रथमन के द्वारा। और जो सोशल एक्शन के मॉडल किसके द्वारा दिए गए थे? ब्रूटो के द्वारा। पहला होता है एलिटिस्ट,
सोशल एक्शन, दूसरा है पॉपुलर सोशल एक्शन। और इसके अंदर भी कैटेगरी है, एलिटिस्ट के अंदर आपका लेजिस्लेटिव आ जाएगा, इकोनॉमिक आ जाएगा और डायरेक्ट फिजिकल आ जाएगा। इसी प्रकार से पॉपुलर सोशल एक्शन में, पॉपुलर मतलब होता है कि जहाँ पर मास मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, लोगों को बता करके, समझा करके, पढ़ा करके, कॉन्सेंट्रेशन मॉडल है, डायरेक्टिकल मॉडल है, डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल है। तो ये मॉडल आपके पॉपुलर एक्शन में आते हैं, जो जनरली हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर। ओके, तो ये दोनों मॉडल आपके सोशल एक्शन के होंगे और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। किसके द्वारा दिया गया, कौन कौन से मॉडल हैं, एटलीस्ट मॉडल के नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन दिए रहते हैं कि आपको पता बताना होता है कि कौन कौन सा मॉडल किसका है। ओके, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर थिंकर हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इनका नाम है पॉलो फियरे। ओके, इनका जो कंसेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसको पढ़ लेना, मतलब लोगों को पढ़ाना, बताना, समझाना, एजुकेट करना। ओके, इसी प्रकार से एक थिंकर और हुए, एक सॉल एलिंस्की। ओके, इनका जो मॉडल था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का, कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल, उसको पढ़ लेना है। Sir, सोशल can you repeat again? हाँ, सॉल एलिंस्की का जो मॉडल था, कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल, कि कन्फ्लिक्ट के माध्यम से सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट होगा तभी जो है कुछ बदलाव हो पाएगा, सोल्यूशन निकल सकता है। लोग जो है, लोगों के पास सोल्यूशन है, लेकिन जो है लोग एक साथ नहीं इकट्ठे होते हैं, मास मोबिलाइजेशन कराना होगा, तभी बदलाव हो सकता है सोसाइटी के अंदर। वो डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Okay. कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन मॉडल। ओके, सोशल मूवमेंट के बारे में एक दो चीज़ें पढ़नी है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, कि इसके जो 4 स्टेज कौन-कौन से होते हैं। किसी भी सोशल मूवमेंट, कोई भी समाज के अंदर कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो उसके फेजेज़ होते हैं। पहला होता है इमर्जेंस, Reform. दूसरा होता है कोलेजेंस, मतलब होता है यूनिफिकेशन, जोड़ते हैं सबको। तीसरा होता है ब्यूरोक्रेटाइज़ेशन, तो उसको हम फॉर्मलाइज़ करते हैं ताकि मूवमेंट जो है दब ना जाए, सरकार या किसी ने और कोई जो है ग्रुप उसको दबा ना दे, रोक ना दे। फॉर्मल तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे मूवमेंट सफल भी हो जाते हैं, राइट? लास्ट होता है डिक्लाइन, कि डिक्लाइन कई प्रकार से हो सकता है, या तो सरकार के द्वारा उसको रिप्रेस कर दिया जाए, या उसके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो छोड़ के चले जाएँ, या फिर वो सफल हो जाए। तो इस प्रकार से कई प्रकार के डिक्लाइन को हम बोल सकते हैं। तो ये आपके फेजेज़ हैं किसी मूवमेंट के शुरुआत होने के, डिक्लाइन होने के, आपको इसको याद कर लेना है। और कुछ टर्म है जैसे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ना? सोशल कैपिटल क्या है? यहाँ से भी एग्ज़ाम में आ जाता है कभी। ओके, और लीडरशिप के बारे में आता है, तो जैसे पैसिव लीडरशिप क्या होती है? ओके, लेज़न फेयर लेज़न फेयर लीडरशिप क्या होती है? ये टर्म एक बार पढ़ लेना अच्छे से। एक्टिव लीडर क्या होता है? ठीक है? और कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे इंडिया के अंदर शुरुआत में, उनको पढ़ना, जैसे कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, नीलोखेरी प्रोजेक्ट है, सर्वोदय मूवमेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है। ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इनको आपको पढ़ लेना। मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि, ओके, इन केस अगर आ जाता है तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, सर्वोदय जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इटावा प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट था ये। ओके, तो ये कुछ प्रोजेक्ट इनको आपको देख लेना है। क्लियर? ये आपका यूनिट 4 में जो जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे यूनिट 5 में। आई होप कि आप लोग लिख रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं जो बोलता जा रहा हूँ, अगर आप बाद में देखेंगे दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। इट इज़ बेटर लिख लीजिए और टाइम अपना बचाइए, ओके, ताकि दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। देखो, यूनिट 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यूनिट 5 आपका पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। अगर आप कभी कहीं एग्जाम देंगे पीएचडी के लिए, वहाँ पर भी पूछा जाता है रिसर्च के बारे में, रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में। ओके, मास्टर्स में आप पढ़ते होंगे रिसर्च मेथोलॉजी एक सब्जेक्ट होगा। तो ये जो यूनिट 5 है वो हर हर लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो फोकस करना, आप अच्छे से पूरा पढ़ लेना। ओके, फिर भी एटलीस्ट जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स है, मिक्स मेथड है, तीनों को पढ़ के जाना अच्छे से। क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड और तीसरा आपका मिक्स मेथड। यहाँ पर हम दोनों यूज करते हैं, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी स्टडी होती है जहाँ पर हमको डेटा दोनों प्रकार का कलेक्ट करना होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि अगर माइग्रेशन हो रहा है गाँव से जो है शहरों की तरफ, तो उसके क्या क्या रीजन है, आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा। आपको देखना है कितने नंबर ऑफ लोग जो है हर साल माइग्रेट कर रहे हैं, तो आपको उसमें क्वांटिटेटिव डेटा आप कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कहीं कहीं पर हमको दोनों प्रकार के मेथड्स यूज करने होते हैं। ओके, तो क्वांटिटेटिव में क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? डिस्क्रिप्टिव हो गया, कोरिलेशन हो गया, कॉजल कंपैरेटिव हुआ, एक्सपेरिमेंटल हो गया, दीज आर द क्वांटिटेटिव। इसी प्रकार से क्वालिटेटिव में आपको जो इम्पोर्टेंट है केस स्टडी, जो एथनोग्राफिक स्टडी होती है, ओके, फेनोमेनोलॉजी हुआ, नैरेटिव एनालिसिस हुआ, ये सभी आपके क्वालिटेटिव स्टडी में आते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होता है? ओके, अप्लाइड रिसर्च क्या है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, और जो मिक्स मेथड है, मिक्स मेथड कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ लेना। 4 प्रकार के होते हैं। ओके, कन्वर्जेंट, पैरेलल, एक्सप्लोरेटरी, सीक्वेंशियल, एक्सप्लेनेटरी, सीक्वेंशियल एंड एम्बेडेड। दीज आर द 4। देखिए पेपर 2 में ट्रायंगुलेशन मेथड भी होता है, बिल्कुल आपको पढ़ना है। ओके, इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका, 1 सेकेंड, यहाँ पर इसको क्लीन कर देते हैं। हाइपोथेसिस जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के हाइपोथेसिस होते हैं? ओके, बताइए कितने प्रकार के होते हैं? नल हाइपोथेसिस, Null. अल्टरनेटिव Sir, हाइपोथेसिस, alternative. Yes, sir. है ना? इसको, इसका जो सिंबल है वो एग्जाम में आ जाते One. हैं, सिंबल आपको पता होना चाहिए, जिसको हम एच नोट से जो है डिनोट करते Sir, हैं। H0, हाँ, H1. कहीं पर एच, सॉरी एच एन लिखा होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से इसको H1 से डिनोट करते हैं या HA से डिनोट करते हैं। ये सिंबल आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन था एक प्रीवियस में, जहाँ पर लिखा हुआ था कि नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और काई स्क्वायर। तो यहाँ पर इस प्रकार से सिंबल बने हुए थे, H0, H1। तो एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए कि क्या सिंबल है। ओके, टाइप एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, इनको पढ़ लेना। ओके, जिसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ था याद करने का, रावण 2। आर का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट, और ए का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। दोनों में हम बात करेंगे नल हाइपोथेसिस की, तो पहले वाले में जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है और दूसरे वाले में एक्सेप्ट हो जाता है। थोड़ा ट्रिक है याद करने का, तो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद सैम्पलिंग के बारे में पढ़ना है आपको, कितने प्रकार की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनके डिटेल में कौन कौन से कितने प्रकार हैं। देखो यूनिट 5 में आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको यूनिट 5 पढ़ने में मज़ा भी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आगे फर्दर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है ना? उसके बाद मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सब के बारे में पढ़ना। सर हाइपोथेसिस मतलब रिसर्च में न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ रहा है क्या? न्यूमेरिकल तो आता नहीं, लेकिन मैं वैसे क्लास में करा देता हूँ, जो लोग ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा। मैं सभी जितने भी हाइपोथेसिस हुआ है, जितने भी यूनिट 5 में है, मैं न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ, ताकि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, इनको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अभी क्लास में इतना सब कुछ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट टॉपिक में लिख देता हूँ, तो आप पढ़ लेना, है ना? टी टेस्ट, ओके, जेड टेस्ट क्या होता है, पेयर टी टेस्ट क्या होता है, अनपेयर टी टेस्ट क्या होता है।
ओके, ये सब पढ़ना होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। एफ टेस्ट क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया है, ये सब तीनों के तीनों। एनोवा टेस्ट क्या है, ओके। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से आते हैं बताइए। काई स्क्वायर टेस्ट है, ओके। तो ये कुछ टॉपिक थे यूनिट 5 में जो कि आपको पढ़ना है। एक और एक टॉपिक कोरिलेशन, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, के लिए भी इम्पोर्टेंट, यूनिट 5 पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कोशिश करना है कि सभी टॉपिक एटलीस्ट जो मैंने बता दिए ये तो कर ही लीजिए अच्छे से। जैसे जितने टेस्ट है उनको पढ़ लेना है, एनोवा टेस्ट है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ओके। कोरिलेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें। एनोवा टेस्ट 2 प्रकार का होता है, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, ओके। इसका फॉर्मूला भी याद करना होगा आपको। एफ टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट में क्या अंतर होता है, जहाँ पर हम सैंपल साइज ज़्यादा लेते हैं 30 से, वो जेड टेस्ट होता है, जहाँ पर सैंपल साइज 30 से कम होती है वो टी टेस्ट होते हैं। और टी टेस्ट में भी हम जनरली बोलते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट, जो कि WS गॉसेट के द्वारा दिया गया था, है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आता है, ओके। वन टेल टेस्ट क्या है, टू टेल टेस्ट क्या है। हाँ, एक टॉपिक और रह गया था इसमें, वो है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ लेना। और कॉन्फिडेंस लेवल जो 1/n अल्फा होता है, ओके। तो ये जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये सब को अंडरस्टैंड करना होता है ग्राफ बना करके, कि कौन सा रीजन जो है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर आएगा। यहाँ पर हम वन टेल टेस्ट यूज करेंगे, टू टेल टेस्ट यूज करेंगे, तो न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे मेरे से मैंने सब कुछ कराया हुआ है क्लास में, न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चन सॉल्व करा करा के, तो आई थिंक क्लियर होगा काफ़ी लोगों को। हाँ, बिटनी यू टेस्ट भी है, बिल्कुल। सो दीज आर द लाइक टिल यूनिट 5, यूनिट 1 से यूनिट 5 जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इनको अच्छे से लिख लेना एक बार और उनको पढ़ते रहना। अभी हम लोग यूनिट 5 से यूनिट 10 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। अभी तो नहीं कर पाएंगे, है ना, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, मतलब कल, या मैं ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगा, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, 1 सेकंड, यस, ओके। बाकी की बात हम लोग कल कर लेंगे, नेक्स्ट यूनिट 5 से यूनिट 10 डिस्कस कर लेंगे, ओके। और बाकी किसी को भी अगर कोर्सेज को ज्वाइन करना है या प्रैक्टिस के लिए वो टेस्ट सीरीज लेना है तो ले सकते हैं, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि आपको लेना ही है, अगर आप खुद पढ़ पा रहे हैं तो पढ़िए, अच्छा है, दैट इज़ वेरी गुड। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको पढ़ लेना है। आप अगर जो बुक फॉलो कर रहे हैं जहाँ से भी पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट इन सभी टॉपिक को कवर कर लेना। क्रैश कोर्स में तो टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है ना? जी जी हाँ, उसमें इंक्लूड है टेस्ट सीरीज। 1 सेकंड, इसमें मैं दिखा देता हूँ जो जो है। ये जो है इसको मैं आपको PDF दे दूंगा, ये जो टॉपिक लिखे हैं ना इन सबको, ओके। ये तो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो है वो सभी कोर्स में है आपका, इसमें भी है ऐड, फाउंडेशन कोर्स में, क्रैश कोर्स के अंदर भी है, ओके। ये 1 मंथ वाला मत लेना, क्योंकि पता नहीं एग्जाम अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो 1 मंथ की एक्सपायरी हो जाएगी 1 महीने बाद, इसको मत लेना। तो टेस्ट सीरीज जिनका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, पढ़ चुका है उन्होंने, तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। बाकी अगर नहीं लेना तो इट्स नॉट कि आपको लेना ही है, आप अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं उससे अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, ओके। और इफ एनीवन इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, ओके। बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको, क्लियर है। यस सर। ओके। और ये पेपर 1 की आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अपनी साइड से तो अच्छी है, लेकिन एग्जाम बताएगा बाकी तो। आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन कितना लगा रहे हैं, एप्लीकेशन उसका क्या है, राइट। हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या हम कुछ
थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे कि अल्बर्ट बंडुरा की जो मैथ्स थ्योरी थी, टफ जा रहा है सर, कितना जा रहा है? मैथ्स नहीं हो पा रहा है सर। देखिए मैथ्स और रीजनिंग जो है आप डेली 5-5 क्वेश्चन करिए डेली। जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट मैथ्स और रीजनिंग को वैसे ही पढ़ते हैं जैसे थ्योरी को पढ़ते हैं। ओके, वो अप्रोच गलत है। मैथ और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन आपको डेली करना है, एक पैसेज डेली लगाना है, क्योंकि पैसेज दोनों पेपर में आता है, पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। तो पैसेज एक, 5 क्वेश्चन मैथ के, 5 यस रीजनिंग के, सर। आप डेली प्रैक्टिस करिए। कुछ अगर आप आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है तो एटलीस्ट 15-20 मिनट निकाल कर ये टॉपिक पढ़ लीजिए, मैथ वाले और रीजनिंग वाले। क्योंकि देखो जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। और एग्जाम मैथ में क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन सर बहुत आसान है। प्रॉब्लम वो नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है मैथ। मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि स्टार्टिंग से लिया नहीं, अब यही लग रहा है कि उसको छोड़ देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन होता है तो रीजनिंग वाला पोर्शन तो ठीक ही है। हाँ तो देखिए मैथ का छोड़ना मत, पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है ना। जैसे कि मैंने जब एग्जाम दिया था, मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। जो इंडियन लॉजिक का टॉपिक है ना, अ, मुझे कम समझ में आता था। मतलब मैंने जब पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरा मैथ रीजनिंग वगैरह ठीक था। मुझे लगा कि पेपर 2 पढ़ लेते हैं अच्छे से, पेपर 1 में तो आ ही जाएगा इसको ठीक ठाक। तो मैंने इंडियन लॉजिक का जो है उसको एक बार पढ़ा था बस थोड़ा सा, और इंडियन लॉजिक से बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गए थे, बहुत ही आसान। तो मेरे इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन सही हो गए थे। और जो मैथमेटिक्स जिसमें मुझे लगता था कि सही हो जाएंगे पांचों क्वेश्चन, उसमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। राइट। तो आप ये मत सोचा करो कि आपका जो टॉपिक बहुत ज़्यादा, आप जिस पे कमांड है, तो आपको क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाए वहाँ से। राइट। और ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं आता है, वहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाएगा। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ लेना। ओके, अगर लक अच्छा रहेगा तो मैथ से बहुत आसान क्वेश्चन आ जाएगा, आप आंसर लगा पाएंगे उसके। ओके। ओके सर, ओके हाँ, सर। छोड़ना बिल्कुल नहीं, कुछ भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, सब पढ़ के जाना है। हो सकता है बिल्कुल आसान डेफिनेशन ही आ जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो आपको बहुत कम आता हो, तो आपका तो काम बन जाएगा उससे। डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 मार्क्स फुल मिलते हैं अगर क्लियर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, डीआई इंपॉर्टेंट है और आसान भी होता है। पीपल एंड एनवायरनमेंट मुश्किल है। जो थियोरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा आपको पढ़ना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि कंपटीशन है और हम कुछ छोड़ नहीं सकते। सर हम लोगों के लिए तो शायद पीडी और एचई तो आसानी पड़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। हाँ आसान तो होता है। देखिए कुछ किसी किसी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आता है, कम आता है, उसको मैं समझ सकता हूँ, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। और कुछ स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को थ्योरी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनका मैथ रीजनिंग ठीक होता है, लेकिन थ्योरी उनको धीरे धीरे समझ में आती है, कम आती है। ओके। तो ये जो लोग जिन्होंने एमएसडब्ल्यू किया होता है या आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए थ्योरी आसान होती है, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होता है। तो समहाउ ऑन एन एवरेज सबकी जो हालत होती है, कंडीशन एक जैसी होती है। ओके। तो ऐसा मत सोचना कि यस जो सर। मैथमेटिक्स जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। उनके मैथ्स के सही हो जाएंगे, थ्योरी उनको कम समझ में आती है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड। ओके। यस सर। साउंड नहीं आ रहा है अनिल? सबके लिए कुछ ना कुछ डिफिकल्ट होता है बिल्कुल। आपको जितना आता है आपको उस पर फोकस करना है। जैसे कि हम जो थ्योरी पढ़ते हैं ना सोशल वर्क में, उनको अपनी लाइफ में भी यूज करना होता है। जैसे कि जो आपका कार्ल रोजर की थ्योरी थी, राइट, मोटिवेशन थ्योरी, तो उसमें बताते हैं कैसे हम अपना सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करें। ओके, अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे डेवलप करें। तो वो सब चीज़ को अपनी लाइफ में भी यूज करना होता है। ओके, जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा की, तो बताते हैं कि केवल ऑब्जर्वेशन से ही हम नहीं लर्न करते हैं, हमको और भी 3-4 प्रोसेस फॉलो करना होता है। हमको रिटेन करना होता है, हमको उसको रिप्रोड्यूस करना होता है, हमको मोटिवेशन चाहिए होती है ताकि उसको लगातार हम पढ़ते रहें, ताकि हमारे दिमाग में रहेगा। तो ये सब चीज़ें जितनी भी थ्योरी हैं सोशल वर्क में हम पढ़ते हैं सिलेबस में, उनको हम अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो समझ में भी ज्यादा आता है सर, हाँ फिर बिल्कुल। मतलब वो चीज सेव हो जाते हैं मेमोरी में। बिल्कुल देखो, मुझे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं जो थ्योरी वाला चैप्टर है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में। और जो रियल एग्जांपल लेकर के रियल लाइफ से, ताकि आप लोग जल्दी समझ जाएं, क्योंकि बुक्स में तो दिया रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बुक्स की भाषा उतनी आसान नहीं होती है कि हर एक थ्योरी को आप ऐसे समझ हम्म, पाए। राइट, रटना पड़ता है कभी कभी। तो बेहतर है कि उसको हम अगर रियल लाइफ में समझें उसको, तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन sir. फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एंड हम लोग दोबारा से मिलेंगे। आपको लिंक शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में जब भी क्लास होगा तो। ओके, जब तक आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक Okay. पढ़िए। Okay, sir. ओके, Thank you. थैंक यू सो मच गाइज एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इंग्लिश स्टूडेंट, क्योंकि मैं हिंदी में मुझे बोलना पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी वाले हैं, बट जनरली आई यूज टू राइट इन इंग्लिश सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड लिस्ट कि हम कौन कौन सा टॉपिक लिख रहे हैं। ओके, सर बाइलिंगुअल भी ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी वाले भी तो है, यस तो यस आई कैन, थोड़ा दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू स्पीक इन हिंदी, ताकि मैं जो लिखता हूँ वो तो इंग्लिश में ही होता है। सो आई होप कि यस सर, ये यस थोड़ा सर। बहुत तो समझ ही जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट टू ऑल।